अब दूसरे का ग प्रश्न लेते हैं। दिलही तरंगदैर्ध्य से आप क्या समझते हैं? दिलही तरंगदैर्ध्य क्या है? ठीक है, दिलही आवृत्ति क्या है? इस तरह के प्रश्न बनते हैं। इसमें पूछा गया दिलही तरंगदैर्ध्य से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ यह है कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उसे दिलही तरंगदैर्ध्य कहते हैं, जिससे लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं, कोई धातु की सतह है जैसे इस प्रकार से है और इस पे प्रकाश की किरणें यदि आपतित हो रही हैं तो आपतित होने पर इससे प्रकाश का उत्सर्जित हो, ठीक है, तो इसको उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तभी होंगे, यानी ऐसे कैसे तो आपतित होता है प्रकाश से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे जब एक विशेष, ठीक है, विशेष तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उस पर आपतित हो। और उसी विशेष तरंगदैर्ध्य जिसकी वजह से विशेष तरंगदैर्ध्य के कारण से जो आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं, ठीक है, इसी तरंगदैर्ध्य को क्या कहेंगे आप? कह सकते हैं दिलही तरंगदैर्ध्य। और इसी तरह से आवृत्ति के लिए हो जाता है। बस तरंगदैर्ध्य की जगह क्या लिख देना आपको? आवृत्ति लिख देना। परिभाषा यही रहेगा, न्यू नॉट लिखना है आपको, ठीक है। अब आगे समझिए, उसे दिलही तरंगदैर्ध्य कहते हैं, इसे लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। पुनः समझिए, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उसे दिलही तरंगदैर्ध्य कहते हैं, इसे लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। अतः लैम्डा नॉट बराबर का सी बटे के न्यू नॉट हो जाता है, जहां सी प्रकाश का वेग है, न्यू नॉट जो है दिलही आवृत्ति है। न्यू नॉट क्या आपका? दिलही आवृत्ति, सी प्रकाश का वेग है। ऐसा एक है, आप कह सकते हैं, इसका रिलेशन है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आप देखें अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार का है। दूसरे का ग, यदि n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो फोकस दूरी होगी इसका वो तो अनंत होगी। क्षमता क्या होगा? सुनिए, ये समतल दर्पण के भांति कार्य करेगा, ये ही आपको लिखना है, लेकिन इसको समझा जाए। 1/FL माने 1/F बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला है इसका, 1/F बराबर क्या होता है? n-1 1/R1 - 1/R2 हो जाता है। अब कैसा लेंस है? कह रहा है कि भाई कांच का एक अपवर्तनांक उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में आप सोचना ये है कि बात यहां ध्यान दो, उत्तल लेंस ये बना रहे हैं तो इसका जो है ये वाला जो भाग है R1 ये आपका R2 होगा, ठीक है। ये प्रकाश से विपरीत है तो R1 के लिए आपका प्लस में, R2 क्या होगा? आपका माइनस में होगा, ठीक है। अन्य कोई लेंस है तो वहां पे आप R1 R2 देख करके करेंगे, लेकिन प्रायः आपको यही फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच, तो कांच का अपवर्तनांक तो दिया गया है, लेकिन इस कांच के अपवर्तनांक वाले को एक उत्तल लेंस को 3/2 अपवर्तनांक वाले 2 में डुबाया जा रहा है। यानी ऐसे क्या समझें, एक ऐसे इस प्रकार से यदि लेंस है तो इसको कहां 2 में डुबाया जा रहा है? इस लेंस का अपवर्तनांक 3/2 है, लेकिन जिसमें डुबाया जा रहा है उसका भी तो अपवर्तनांक 3/2 सेम है, ठीक है। जब सेम है तो वहां पे स्थिति ये हो जाएगी कि जब समान वाले में डुबोएंगे तो वहां पर आपका कोई भी लेंस होगा उसका स्वभाव कैसा होगा? समतल हो जाएगा, और समतल होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत होगी, ठीक है। ऐसा कहेंगे, और क्षमता क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या जैसे W माने कि का ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 1/R1 - 1/R2। तो यहाँ पे क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक कह सकते हैं। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे L लिख दिया गया है, वैसे आप W लिखें, ठीक है। जल भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं, L के सापेक्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे द्रव लिखा है तो लिक्विड लिख देते हैं, यहाँ पे L कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे L कर देते हैं लिक्विड। तो ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक -1 1/R1 - 1/1/R1 - 1/R2 है। 3/2 बटे 3/2 कट जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा। तो 1 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे उड़ा कर दिया, 0 हो गया। अब इसको 0 को इधर लाएंगे तो 1 में 0 का भाग का इनफाइनाइट आ गया। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि
जो ये समतल दर्पण के समान काम करेगा और फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी, और क्षमता क्या होगी, शून्य जाएगी। पी बराबर क्या होता है, 1/, अगर क्षमता पी बराबर की निकालें तो 1/f हो जाता है। तो ऐसे स्थितियों में यहाँ पे क्षमता शून्य हो जाएगी। और ये वर्किंग कैसा होगा, एक समतल दर्पण के समान होगा। जब भी समान अपूर्णांक में डुबोया जाता है, किसी भी कांच को, उत्तल लेंस को समान वाले में डुबोएंगे, चाहे कोई भी लेंस है, तो वहां पे आपका जो फोकस दूरी होगी अनंत होगी और क्षमता शून्य होगा, समतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। अगला प्रश्न है दूसरे का घ तो प्रश्न हो गया। दूसरे का घ, किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ बीटा का मान क्या अभिप्राय है इसका। तो देखो इसके बीटा जो ये जो आपके सिलेबस से निकाला गया, इसलिए इसको नहीं बताया जा रहा है। आगे 7n 14 यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु का 7, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 14 हो जाती है। नाभिक पर कूलाम्ब में कह रहा है कि नाभिक पर कूलाम्ब में आवेश की गणना की, तो आवेश बराबर क्या होता है, n इंटू ई, क्यू बराबर n, यानी कि n क्या है, आवेश की ये इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या उसको व्यक्त कर रहा है, ई क्या आपका है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को व्यक्त कर रहा है। यानी इसको इस तरह से आप देख सकते हैं, क्यू बराबर n ई। देखें आप सोचिए इस तरह से, क्यू बराबर n ई है, तो n क्या है, कुल प्रवाहित आवेश है, ये सॉरी क्यू जो है कुल प्रवाहित है, n क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई जो है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को व्यक्त कर रहा है, आवेश को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आप लिख सकते हैं, 7 गुणते 1.6 गुणते 10 के पावर -19 लिख सकते हैं। अब 7 6 42 बचा 2 हो जाएगा और आपका बच गया 4, तो 7 एकम 7 4 11, तो 11.2 गुणते 10 के पावर -19 कूलम हो जाता है। अगर आप यहाँ पे 1 करते हैं तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आंसर दोनों आपका सही है, जैसे आप लिख सके। अगला प्रश्न है दूसरे का च। दूसरे का च है, दूसरे का च क्या कर रहा है भाई, कहता है एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो जब भी इसको परिभाषा बनाया जाएगा वो स्वप्रेरकत्व के आधार पे, सबको पता है कि जब किसी भी कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है, इस तरह से मान लीजिए कुंडली ले लेते हैं, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली में इसके धारा जो धारा प्रवाहित की उसके विपरीत, ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार, ठीक है, विपरीत एक धारा उत्पन्न होती है, जिसको क्या कहते हैं, धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, और उसके जो प्रेरकत्व है उसको क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। अब इसमें नहीं जाना है, अब देख लेते हैं हम लोग क्या स्वप्रेरकत्व का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ऐसे कह सकते हैं। और स्वप्रेरकत्व का संबंध क्या होता है, ई बराबर माने विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, -L, स्वप्रेरकत्व धारा में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, ठीक है। अब ऐसे यल बराबर निकालना चाहते हैं तो विद्युत वाहक बल बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा I बटे डेल्टा T हो जाएगा। तो 1 हेनरी बराबर क्या हो गया, अगर इसका मात्रक हेनरी है, हेनरी बराबर क्या होता है, बोल्ट, इसको किसमें बोलते हैं, बोल्ट में। तो इसका आप लिख सकते हैं, अगर 1 रख देते हैं, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में है तो यहाँ पे एम्पियर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब इसके अनुसार परिभाषा बनाई जाएगी। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से, यदि देखिए अब यहाँ पे है, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा, ठीक है, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा प्रवाहित होने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मात्रक क्या वोल्ट होता है, उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। यानी किसी भी, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा, जैसे आप सोचिए यही कुंडली है, इसमें 1 एम्पियर की धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड धारा यदि परिवर्तित होती है तो इसमें विद्युत वाहक जो बल होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो भी 1 वोल्ट का होगा, ठीक है। ऐसे स्थितियों में जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा वो 1 हेनरी कहलाएगा। बस ये दिमाग में बैठाना है, ठीक है, इसी को दिमाग में परिभाषा बैठाना, इसी के आधार पे आपको लिख लेना है, ठीक है ना। आप ऐसे देखें पुनः, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की
दर से धारा के परिवर्तित होने पर उस पर 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। ऐसा कर सकते